क्या हो रहा है लखनऊ के अंदर? ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं केशव जी, दुबे जी को क्लीन चिट मिल रही है कानपुर में, क्या हो क्या रहा है? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं कि प्रश्न उठ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दो अलग अलग फैक्टर हैं जो आपने दो प्रश्न उठाए हैं। केशव प्रसाद जी का कद बढ़ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में वो नजर आ रहे हैं, ये बात भी सही है। हम्म। आ, दिल्ली कहीं ना कहीं उनके ऊपर मेहरबान है, उनको कोई बड़ा इनाम दे सकती है। बिहार की बड़ी जीत का क्रेडिट भी उनको दिया जा रहा है। हम्म। और खासतौर से जो एक बैकड्रॉप पे जो उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया गया वो गलती थी। कोई वो मामूली गलती तो नहीं कहेंगे कि किसी को आप मुख्यमंत्री के तौर पर एक सार्वजनिक एक बड़े प्रोग्राम में प्रोजेक्ट कर दो और उसको कह दो कि वो गलती थी, उसके बाद में कोई भी इस तरह का एक्सक्यूज भी सामने नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कई कयासों को बल दे रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक नई मरमरी पैदा हो रही है। और लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो खींचातानी होने का समय समय पर एक परिदृश्य बनता रहता है, वो एक बार फिर बन गया है। हम्म। कानपुर का जहां तक सवाल है, ये बात भी सही है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ही उनके ऊपर तमाम इस तरह के मामले लाती है सामने के, लगता है कि एक बहुत गंभीर मामला है। बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी, बहुत सारे राज खुलेंगे। ये बात भी तय थी कि अगर लेकिन नहीं नरेश जी, ईमानदारी से जांच होती। हम ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा तंज कसे जाते हैं या फिर पिछली सरकारों को लेकर बड़ा तंज कसे गए हैं कि ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं, ये इस तरह की पार्टी है, उस तरह की पार्टी है। अब इस पार्टी के अंदर जो अधिकारियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, चरण वंदना किस तरह से अखिलेश दुबे की करते रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आरोप लगा रहे हैं। बावजूद इसके कहा यह जा रहा है कि सबूत नहीं मिल रहे हैं, एसआईटी को ढूंढे साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, अखिलेश दुबे को फंसाया जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। बताइए। हाँ, बिल्कुल। एक गुंडा राज और इस तरह जंगल राज, ये सब जो चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जो गैर कमलेश भाजपाई डिबेट में ज्वाइन सरकारें करता हूँ। रही उनके ऊपर भाजपा तमाम इस तरह के जुमले कसती रही। लेकिन मौजूदा सरकार में अगर इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं जिनकी लाइजनिंग की दुनिया में और करप्शन की दुनिया में बादशाहत दिखाई दी, उसका अक्स दिखाई दिया, उसके कुछ प्रमाण दिखाई दिए, लेकिन बाद में उनको उनके गुनाहों की कोई फेरिस्त सामने नहीं आई और उनके ऊपर जो कसा गया था शिकंजा वो भी ढीला कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये बातें तो उठेंगी, सवाल तो उठेंगे ही कि जो एक चाल चरित्र चेहरे वाली सरकार अपने को कहती है और अपने विरोधियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाती है कि गुंडों की, लाइजनर्स की, भ्रष्टाचारियों की सरकार हुआ करती थी। लेकिन अगर मौजूदा सरकार में भी इस तरह के लोग हैं जिनके तमाम गुनाह सामने आए, किस तरीके से वो सरकार के बड़े ताकतवर लोगों के इशारे पर या उनके साथ या उनके संरक्षण में या कई सरकारी अफसरों के साथ में वो एक बड़े एक आईएएस के तौर पर, एक बड़े अफसर के तौर पर, एक बड़े लाइजनर के तौर पर किस तरह से कारनामे कर रहे थे और उन कारनामों के पीछे कितने बड़ी भ्रष्टाचार की कहानियां होंगी। उसके बाद भी वो तेज तर्रार पुलिस जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस के डंके पीटते हैं, वो इस तरह के संगीन आरोपों में अपनी गिरफ्त में लेने के बाद भी कोई भी इस तरह का सबूत सामने नहीं ला पाई या उनके सबूतों को दबा दिया है, या फिर अगर वो निर्दोष थे या उनके पीछे कोई ऐसी कहानी नहीं है जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हो, तो आपने फिर उनको इस तरीके से गिरफ्तार और इन आरोपों में गिरफ्तार कैसे किया था। ये बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल बहुत सारे पर्देफाश होंगे और जो लोग अपने को साफ सुथरा कहते हैं उनकी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि सच को किसी ताकत से ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है। किसी उप मुख्यमंत्री के नाम के आगे मुख्यमंत्री लिख दिया गया हो और एक तरह से जबरन उस पद पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही हो, उस पार्टी में खास तौर पर जिसमें बड़ा अनुशासन बताया जाता है।
आज जी देखिए, ये सब चीजें मुझे लगता है कि सुनियोजित ढंग से हो रही हैं। कहीं न कहीं दबाव बनाया जा रहा है। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो यहाँ की रियासत, यहाँ की सल्तनत और यहाँ की सत्ता पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। और कुछ सरकार में बैठे हुए लोग भी ऐसे हैं जो उनके साथ में अपना राब्ता बनाए हुए हैं, और ये उसी का एक हिस्सा है। मीडिया ट्रायल में आ जाता है, वो मिस्टेक नहीं है, क्योंकि वो बाकायदा सुनियोजित ढंग से ये सारी चीजें हो रही हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगले वर्ष को चुनावी वर्ष माना जाएगा, क्योंकि 27 की शुरुआती दौर में ही चुनाव हो जाना है। अब वो वर्ष 2026 बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सारा परसेप्शन तय होगा। आने वाला समय किसके नाम होगा, किसके पास पावर होगा, किसका नाम प्रोजेक्ट किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी किसको प्रोजेक्ट करेगी, शीर्ष नेतृत्व की उत्तर प्रदेश में कितनी चलेगी, या फिर उत्तर प्रदेश की ताकत शीर्ष नेतृत्व का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सारी चीजें आने वाले 2-3 महीने के बाद तय हो जाएंगी और इस बात के संकेत मिलने लगेंगे। और ये जो केशव जी के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उनके बयान और उनका बैकड्रॉप पे उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना एक एरर बताते हुए, ये सारी चीजें आने वाले समय में बहुत कुछ संकेतों का संकेत दे रही हैं। लेकिन नावेद भाई, आप ये सवाल मान ये के कि चलिए इतना कि बड़ा कार्यक्रम था। नावेद भाई, इतना बड़ा कार्यक्रम था, इतना बड़ा सा पोस्टर लगा था। कोई छोटा पोस्टर लगा होता, कहीं किसी रोड पर लगा होता तो समझ में आता, चलिए किसी ने ऐसे ही लगा दिया, किसी समर्थक ने लगा दिया होगा। वहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और वहां पीछे लिखा हुआ है, आगे केशव जी बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, तमाम और लोग बैठे हुए हैं, किसी को दिख ही नहीं रहा है कि पीछे लिखा क्या हुआ है। मतलब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में क्या फर्क करना भूल गए हैं क्या? अब देखिए, कई बार जो कार्यक्रम की रिलीजेस होती हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी का एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उनके ऑफिस का, उसमें मैंने देखा कई बार जो फोटोज डाली जाती हैं उसमें मोदी जी की फोटो, नड्डा जी की फोटो ऐसे करके लगाई जाती है। तो मोदी जी की सबसे बड़ी फोटो लगाई गई, नड्डा जी की उससे छोटी फोटो लगाई गई, लेकिन केशव जी की जो फोटो लगती है वो योगी आदित्यनाथ के बराबर लगाई जाती है। जबकि डिप्टी सीएम को सीधे मुख्यमंत्री, मतलब सीएम के कंपैरिजन में क्या आप रख सकते हैं क्या? और क्या ये नैतिकता कहती है कि आपको बराबरी की फोटो लगानी चाहिए, लेकिन फिर लगाई जाती है बावजूद इसके। तो केशव जी तो वैसे ही चाहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के बराबर ये दिखाएं। अब जब पोस्टर भी लग गए हैं तो फिर तो सवाल उठेगा, क्या खुली बगावत है क्या ये? देखिए, ये चिढ़ाने वाली बातें हैं और इसको गलती बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। हम लोग छोटी छोटी अखबारों में नौकरी करते रहे, हम लोगों ने वहां प्रूफ रीडिंग की दुनिया को देखा। प्रूफ रीडिंग का मतलब ही यही होता है कि मनोवैज्ञानिक तौर से हम कभी कभी गलत को भी गलत नहीं समझ पाते हैं, इसलिए किसी भी चीज को 4-5 बार देखा जाता है, मामूली जगह पर भी। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है। दूसरा, बैकड्रॉप की चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आपने जैसा कहा कि एक माइंडसेट हो जाता है कि मुख्यमंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री, एक पेंटर, एक ऑपरेटर, एक मामूली बुद्धि और मामूली काम करने वाला भी इंसान इन सब चीजों को समझता है। जबकि कोई इतना बड़ा प्रोग्राम अगर हो रहा है, उसमें डिप्टी सीएम है और उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया जा रहा है, ये गलती नहीं है। ये जानबूझ के इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन पैदा हो, कहीं ना कहीं दबाव हो, कहीं ना कहीं आक्रोशित करने की कोशिश की जाए, और इस तरह का एक माहौल पैदा हो जहां पर किसी को नीचा गिराने के लिए, किसी की का गुडविल लॉस करने के लिए ये सब चीजें पैदा करने का पूरा प्लान होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये चीज सामने आई और इसको सोशल मीडिया और मीडिया में इतना हल्ला मचा, उसके बाद कोई ऐसा माफीनामा भी नहीं है, ऐसा कोई सफाई भी नहीं है कि इतना बड़ा एक नहीं नहीं, सार्वजनिक कार्यक्रम हो गया। प्रोग्राम जो जिन लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था वो कह रहे हैं हमारी गलती नहीं है। अब ये उनकी गलती नहीं है तो फिर गलती किसकी है, ये भी अपने आप में सवाल है। किसकी गलती है भाई, और किसके इशारे पर ऐसा हुआ? क्या केशव जी का फोन गया था कि मुख्यमंत्री लिख देना? ये तो अपने आप में बड़ा हास्यास्पद हो गया है। विवेक जी, आ रहा हूं आपके पास, नाविद जी से जवाब ले लेता हूं जी। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में एक वो स्थिति जरूर बनेगी जिस स्थिति का डर पहले भी था, हम्म जो लोकसभा से पहले बनी थी।
देखिए, एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कि केंद्र यानी लखनऊ और दिल्ली में जो भी खटपट हुई वो बिल्कुल साफ नजर आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम है, खासतौर से संघ के अंदर, कि बुरी स्थितियों को भी वो काबू में, डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं, जैसा कि कांग्रेस नहीं कर पाती है, कई दलों में नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा अखिलेश सरकार जब थी तो किस तरीके से चचा भतीजे में, शिवपाल जी में और अखिलेश जी में किस तरह झगड़े चल रहे थे और उसको कोई संभालने नहीं आ सका, जबकि नेताजी जीवित थे और वो खुद बेचारे नहीं उसको संभाल पाए। तमाम लोग आए लेकिन कोई स्थितियों को संभाल नहीं पाए। आखिरकार यही हुआ कि उनको बुरी तरह से चुनाव में हारना पड़ा, सत्ता से बाहर हो गए। आपसी कलह जो होती है परिवार की, वो नुकसान कर देती है। और ये संकेत हम लोगों को और तब होती है जब पावर में कोई होता है। जब अखिलेश जी पावर में थे, चाचा जी पावर में थे, तो वहां पर दो बर्तन खटखट हुए और उसका नुकसान हुआ, कुछ बर्तन टूट गए, सत्ता हाथ से चली गई। भारतीय जनता पार्टी में भी डबल इंजन की सरकारों में इस तरह की खटपटी खूब हुई और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बारे में तमाम लोगों ने तर्क रखे, तमाम बातें हुई और इस तरह के साक्ष्य भी मिले, लेकिन उसको संभाल लिया जाता है संघ खासतौर से। आपको याद होगा जब ये शुरुआत खटपट की हुई थी तो प्रधानमंत्री जी यहाँ राजभवन में 2 दिन तक रुके थे। 2-2.5 दिन तक रुकना प्रधानमंत्री का बड़ी बात है। संघ के बड़े बड़े प्रचारकों ने, बड़े बड़े हस्तियों ने यहाँ पर लखनऊ में परेड शुरू कर दी थी और स्थितियों को संभाल लिया गया। नहीं तो जिस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं उसके बाद तो अनर्थ हो चुका होता, तलवारें खिंच चुकी होती, चुनाव कई हार चुके होते, ये लोग सत्ता से बेदखल हो जाते। लेकिन एक जैसा कुशल परिवार होता है, एक सभ्य परिवार होता है, समझदार लेकिन परिवार होता है कि अगर दो देखने के ताकतें दो टकराती पहलू हैं। नावेद जी, देखिए अधिकारियों की साठगांठ ये तो हम सुनते तो बहुत पहले से आए थे, लेकिन अखिलेश दुबे के लिए पैरवी कर रहे हैं मतलब। और बेटी की शादी थी तो पता नहीं 40-50 जो है आईपीएस और पीपीएस और जो अफसर जो है दरोगा वरोगा की तो मतलब गिनती मत करिए, ये सब बिल्कुल चरण वंदना कर रहे थे वहां पर। तो मतलब क्या इतना एक सिंडिकेट खड़ा किया जा सकता है? बाबा जी की सरकार जो है उसको लंबा समय हो गया, ये नहीं कह सकते हैं कि अभी आए हुए कुछ साल हुए हैं, ये तो पुराना चला आ रहा है सिस्टम। ये गठबंधन, ये साठगांठ अगर अभी भी चल रही है तो फिर ये कितना खतरनाक है। बाबा जी का बुलडोजर कहाँ चला गया उसके? हालांकि लोहे में वो तो होते नहीं है, उस पंचर हो गया है क्या वो जो बुलडोजर था? उसका मुंह क्यों नहीं घूम रहा है उधर को? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी नजर आती हैं। अखिलेश दुबे जी की अगर बात की जाए तो ये बात तो सही है कि वो वाकई कितने दोषी हैं, कितने उन्होंने अपराध किए या नहीं किए, लेकिन एक उनका बैकग्राउंड अगर देखिए तो एक सम्मानित पद पे कोई व्यक्ति यदि है और उसके ऊपर इकट्ठा दर्जनों गंभीर आरोप लगते हैं तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जिसको एक कर्मठ पुलिस हम लोग कहते हैं कि या तो अगर आप 10 आरोप लगाने जा रहे हो तो 7-8 आरोपों की जब आपके पास पुष्टि हो तभी आप उसके ऊपर ये आरोप मढ़ सकते हो, ये थोप सकते हो और उसके बाद में वो आरोप साबित आपको करना पड़ते। अगर इतने गंभीर आरोपों के साथ वो उनको अपनी कस्टडी में पुलिस लेती है और उसके बाद वो एक बड़ी जांच एजेंसी उनको निर्दोष लगभग 70-80% उनके आरोपों को बिल्कुल गलत बता देती है और बताती है कि ये सारे आरोप बिल्कुल शून्य है, इसमें कोई भी उनका अपराध साबित नहीं हो रहा है, वो क्लीन चिट हो जाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा सवाल है कि पुलिस आखिर इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे करती है, किसके इशारे पर करती है। आप किसी की इस तरह तो मानहानि हो जाती है, जीवन भर का आदमी की अपनी गुडविल होती है और अगर आप बाद में निर्दोष वो साबित हो गए, लेकिन जो महीनों हल्ला मचता रहा, मीडिया ट्रायल में आ गया, तो वो व्यक्ति तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ना, कहां अपने को निर्दोष बताता रहेगा। अगर ये न्यायालय में भी कई बार होता है कि पुलिस ने 10 साल तक जेल में रख लिया और उसके बाद न्यायालय फैसला सुना रहा है कि ये बिल्कुल दोष मुक्त किया जाता है, इनके ऊपर सारे आरोप गलत थे, मनगढ़ंत थे, साजिश थी, लेकिन आप क्या उसके 10 साल का जीवन का हिसाब दे पाओगे? इसी तरह से अखिलेश दुबे जी अगर इतने बड़े खतावार नहीं थे और किसी एक बड़ी जांच एजेंसी ने उनके ऊपर लगने वाले सारे आरोपों को खारिज कर दिया, लगभग उनको क्लीन चिट दे दी, तो सवाल तो यह भी बनता है कि पुलिस आखिर पुलिस होती है, उसकी अपनी एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं समझ होती है, उसकी अपनी स्टडी होती है, उसका अपना प्रैक्टिकल
थ्योरी से वाकिफ होती है, उसने किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़े बड़े लांछन और इतने आपराधिक मामले किस तरीके से उसके नाम के साथ जोड़े, ये बड़ा सवाल होता है। और किसी भी स्टेट की पुलिस के लिए ये कलंक है एक तरह से।